Good day everyone, this is Junaid Khan, a regulated Canadian immigration consultant and also representing clients to the Immigration Refugee Board of Canada. Huge information जो IRCC की तरफ से launch की गई the bill C12. We are going to be talking about the bill C12 जिसको रॉयल असेंट मिला मार्च 26 को और उसके बाद से 2025 मार्च 26 2026 उसके बाद से बहुत ज़्यादा वीडियोस, पूल ऑफ वीडियोस इन ऑल ओवर सोशल मीडिया. लॉट ऑफ पीपल गेट इम्पैक्टेड बाय दिस. कुछ लोग जो इम्पैक्ट नहीं हुए वो भी अनक्लियर हैं कि हम इम्पैक्ट होंगे या नहीं होंगे. तो इस हवाले से आई एम गोना बी मेकिंग अ प्रॉपर वीडियो जिसकी आपकी काफ़ी हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड दिस बिल, नंबर 1. और नंबर 2, जो लोग इस बिल से इफ़ेक्ट हुए हैं वो इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, उनका रियल प्रोसेस क्या होगा, would they be very much worried about it या फिर there are some the time of relief for these people उनके लिए हो सकता है. तो पहली चीज़, the most important thing is कि बिल्कुल इस बिल को रेफ्यूजी केसेस के साथ और IRB के साथ लिंक किया जा रहा है, जबकि इस बिल में there are 4 major components or we will be talking about all of these 4 major components in this video. First component, the eligibility criteria, the eligibility requirement for asylum seeker, the refugee takers. और definitely ये directly link है Immigration Refugee Board से, directly link है उन लोगों से जो Canada में they seek refugee based on whatever reasons. लेकिन this point of Bill C12 is directly linked with those people. Second, a modernized way for asylum process. Definitely जो लोग already in process में हैं, और ये पॉइंट उन लोगों के साथ भी लिंक करता है जो whoever apply this case in future, जो अभी बिल C12 के साथ इम्पैक्ट नहीं हुए, उनको भी इस हवाले से इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि what is going to be the modernized way. इस modernized ways में क्या किया जा सकता है, आपके पर्सनली आपके केस को इससे इफ़ेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ टू फैसिलिटेट और टेक द बर्डन ऑफ फ्रॉम द इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड. द थर्ड पॉइंट, द डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग. नोबडी रियली टॉकिंग अबाउट दिस. उसकी रीज़न ये है कि केस वाइज राइट नाउ इसका कोई फ़िलहाल इम्पैक्ट नहीं हो रहा है किसी को भी. कोई भी केस इनएलिजिबल नहीं हुआ, कोई भी IRB से CBSE को नहीं गया, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस. और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डायरेक्टली सिर्फ रेफ्यूजी केसेस के लिए नहीं है, बल्कि एनी एप्लीकेशन, अगर आप विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी परमिट एप्लीकेशन कर रहे हैं, इमिग्रेशन की कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, स्पाउसल इमिग्रेशन कर रहे हैं, या फिर रेफ्यूजी केस कर रहे हैं, तो उस सारे हवालों से इन सारी एप्लीकेशंस में दिस इज़ अ वेरी क्रूशल पॉइंट कि नाउ आफ्टर द बिल C12 हैज़ बीन पास्ड, the domestic information sharing, the IRCC got the rights to basically share the information. तो आज इस पे भी हम इसको further discuss कर लेंगे कि कहाँ पे इसका impact हो सकता है. And the last one is immigration documents and application authorities. This is again huge, or we can discuss all of these 4 points in detail. Point 1, न्यू एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर असाइलम क्लेम. कुछ चीज़ें मैं आपको एग्जैक्टली जो बिल में रिटन है बिल C12 में, वो चीज़ें मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के भी बता दूंगा, आपकी स्क्रीन पे भी शेयर हो जाएंगी. और उसके अकॉर्डिंगली जो प्रिकॉशनरी मेजर्स या किस तरह से इस बिल पे इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ केसेस, कुछ नहीं हज़ारों केसेस, उनके वाले से भी डिस्कस कर लिया जाएगा कि वो किस तरह से उनका नेक्स्ट जो उनका लाए अमल है, जो नेक्स्ट उनका प्रोसेसिंग है, वो किस तरह से हो सकती है. सो कैनेडा असाइलम सिस्टम प्रोटेक्ट्स पीपल हु डेमोन्स्ट्रेट द फेस ऑफ रिस्क, डेफिनेटली. और इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड सुना रहा हूँ. दिस इज़ असाइलम क्लेम्स मेड मोर देन 1 year after someone's first entry to Canada after June 24, 2020. जब ये 2020 की बात हो रही है, won't be referred to Immigration Refugee Board of Canada. वो Immigration Refugee Board को नहीं रेफ़र किए जाएंगे. This point is going to be very important regardless of whether the person has since left and returned. सो जब तक बिल पास नहीं हुआ था, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. जब तक बिल पास नहीं हुआ था ये स्पेकुलेशंस भी थी
कि ये बिल उन लोगों को अफेक्ट करेगा जिनके 365 डेज़ पूरे हो गए हैं और 1 साल उनका कनाडा में कंप्लीट हो गया है. You know, they will be their cases will not be referred to Immigration Refugee Board. लेकिन the working is regardless of the person left or remained in Canada. So इसका मतलब ये हुआ कि any individual जो कि जून 24 2020 के बाद कनाडा एंटर हुए हैं, ठीक है, और उस एंट्री के 1 साल के बाद उन्होंने अपना रेफ्यूजी क्लेम जो है वो IRB को सबमिट किया है या IRCC को सबमिट किया है, इन एप्लीकेशंस को IRB को रेफ़र नहीं किया जाएगा, बल्कि ये एप्लीकेशंस इनएलिजिबल हो जाएंगी. यहाँ तक एक अभी हम फिक्स पार्ट इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगेन जून 24 2020 से एक बंदा एंटर हुआ और चाहे वो उसने कनाडा एग्ज़िट कर दिया या नहीं किया, लेकिन उसका जो रेफ्यूजी क्लेम की जो डेट है वो उस एंट्री से 1 साल बाद की है, 12 मंथ्स बाद की है, 365 डेज़ बाद की है, तो उनका केसेस अगर तो सबमिट हो चुके हैं तो वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, और अगर सबमिट नहीं हुए और कोई भी सबमिट करता है तो वो IRB को रेफ़र नहीं होगा, वो केस इनएलिजिबल कंसिडर होगा. अब लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट विच इज़ asylum claims for people who entered Canada from the US port of entry, Canada-US land border, and who make their claims after 14 days won't be referred to IRB. So इसका मतलब है कि वो the individuals who normally do the crossing from US-Canada border by land, Niagara Falls border हैं, there are multiple other borders, अगर आप वहाँ से क्रॉसिंग करते हैं और उसके 14 डेज़ के बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, वो भी इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड को रेफ़र नहीं की जाएंगी. दीज आर द 2 वेरी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और इस एप्लीकेशन में इनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मैं आपको ये भी गाइड करूँगा कि अगर कोई एप्लीकेशन अब रेफ़र नहीं होगी तो उस एप्लीकेशन का एक्चुअली में क्या होगा, तो वी विल डिस्कस दैट एज वेल. सो बेसिकली 2 चीज़ें क्लियर हो गई. जून 24 2020 के बाद एंट्री हुई और 1 साल के बाद आपने उस एंट्री के 1 साल के बाद आपने अप्लाई किया, IRB को केस रेफ़र नहीं होगा. प्लस US-Canada लैंड बॉर्डर से एंट्री हुई, 14 डेज़ के बाद अप्लाई किया तो फिर भी रेफ़र नहीं होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ द प्रोसेसिंग, कि ये प्रोसेसिंग होती कैसे है और ना रेफ़र होने का क्या मतलब है, और अगर नहीं रेफ़र हो रहा तो फिर इस केस का क्या बनेगा. बहुत सारी वीडियोस मुझे लोगों ने भी सेंड की और मैं ख़ुद भी अक्सर अगर देखने का मौका मिला तो उसमें देयर इज़ मैनी स्पेकुलेशंस. आई हैव सीन वीडियोस विद अ वेरी harsh words about these things के अब ये केसेस रिफ्यूज़ हो जाएंगे और you have to pack up your bags और अब आपको कनाडा छोड़ना पड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ, जबकि रियलिटी इससे कुछ और है. अब कंसिडर, अब हम प्रोसेस की बात करते हैं. सो बेसिकली जब कोई भी इमिग्रेशन जो रेफ्यूजी क्लेम है जब वो अप्लाई किया जाता है तो वो एप्लीकेशन सबमिट जो है वो IRCC में होती है, इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में नहीं होती, IRCC को सबमिट होती है. IRCC आफ्टर चेकिंग द फैक्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन वो रेफ़र करता है इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड को. आफ्टर योर मेडिकल इज़ डन, आफ्टर योर इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू के बाद, आपके पासपोर्ट की सीजर के बाद, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद वो एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन कंप्लीट होती है तो फिर वो रेफ़र कर दी जाती है इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड को, और फिर उसके आगे जो सारी प्रोसेसिंग होती है वो इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड करता है, जिसमें से आपके एविडेंसेस शेयर किए जाते हैं आपकी तरफ से, आपकी हियरिंग होती है, ये सारी चीज़ें IRB करता है, रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न करता है. सो ना रेफ़र होने का मकसद ये है कि अब जब जो लोग इस बिल C-12 से इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनकी एप्लीकेशन इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड को या रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न को रेफ़र नहीं की जाएगी. तो फिर क्या होगा? अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, a lot of people have already received the ineligible letters. उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं, और पहले लेटर्स पे डिस्कस करते हैं और फिर हम इसकी रेमेडी पे डिस्कस करेंगे या इसके फर्दर प्रोसेसिंग पे डिस्कस कर लेंगे. सो जिन लोगों को अभी तक लेटर्स रिसीव हो चुके हैं या जिन लोगों को ये लगता है कि दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ बिल C-12, वो उनका 1 साल के बाद उन्होंने सबमिट किया है, डेट्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया है, तो बहुत सारे लोगों को लेटर मार्च 26 2026 में जब ये बिल को रॉयल असेंट मिला उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे भी लेटर्स रिलीज़ किए गए,
और मार्च 2026 में जब ये बिल को रॉयल असेंट मिला, उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे भी लेटर्स रिलीज़ किए गए। और आई हैव सीन क्लाइंट्स इवन यस्टरडे, बहुत सारे लोगों को द डे बिफोर यस्टरडे एज ऑफ अप्रैल 10 को भी ये लेटर रिसीव हुए हैं। सो बेसिकली देयर आर चंक्स ऑफ पीपल जो कि फ्यू डेज़ के गैप से जिनको ये लेटर्स रिसीव हो रहे हैं। लेकिन लेटर बेसिकली ये कहता है जो IRCC इशू कर रहा है, दैट इज़ अ प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर, और दे बेसिकली टेल यू द इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपकी जो फर्स्ट एंट्री है 2020 के बाद की, वो इस डेट की है, और अकॉर्डिंग टू द डेट्स एंड द कैलकुलेशंस आपका जो रेफ्यूजी क्लेम सबमिट हुआ है वो इस डेट के 1 साल बाद सबमिट हुआ है। इफ़ यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, या इफ़ यू हैव डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, अगर आपको लगता है कि हमारी एंट्री डेट सही नहीं है, तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस लेटर। और नॉर्मली इस लेटर को इशू करने के बाद क्लाइंट को तकरीबन 20 डेज़ दिए जाते हैं कि दे हैव टू गेट बैक टू अस, वो आप हमें बताएं ताकि हम उस लेटर को फर्दर चेक किया जा सके। अगर तो इन्फॉर्मेशन ठीक लिखी हुई है तो डेफिनेटली योर केस, एंड ऑफ द डे योर केस विल बी इनएलिजिबल। और अगर वो इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है तो आपके पास एक प्रोसीजरल फेयरनेस है कि आप उस लेटर का रिस्पांस करें, उस लेटर को एविडेंसेस के साथ शेयर करें कि माय फर्स्ट एंट्री इज़ नॉट दैट मेंशन इन दिस लेटर, बल्कि वो डिफरेंट है और मैं इस बिल से, मेरा केस इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको एक चांस दिया जा रहा है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि इस लेटर का मतलब है कि द केस इज़ डिसॉल्व, द केस इज़ अबैंडन्ड, अब हमें निकाल दिया जाएगा, बल्कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ प्रोसीजर फेयरनेस लेटर जिस पे इमिग्रेशन आपसे ये क्वेश्चन कर रही है कि लेट अस नो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, अगर आपके पास इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है आपकी एंट्री के मुताबिक तो आप हमें बता सकते हैं। सो अगर इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है आप बता सकते हैं, इस चीज़ को रिवर्ट किया जाएगा। और अगर इन्फॉर्मेशन ठीक है और आपने 1 ईयर के बाद ही अप्लाई किया है तो डेफिनेटली योर केस विल बी इनएलिजिबल। और नेक्स्ट स्टेप ये होगा, जो कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपका केस IRB की बजाय, इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड या रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन की बजाय आपका केस रेफ़र किया जाएगा CBSA को फॉर PRA एप्लीकेशन, प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स गोना हैपन देयर। अब प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट के हवाले से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दैट्स नॉट द एप्लीकेशन डील बाय द IRB। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट डील कर रहा है और इस डिपार्टमेंट का प्रोसेसिंग का तरीका डिफरेंट है। सो अगर CBSA या प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट का पैकेज आपको मिलेगा, देयर इज़ अ डेडलाइन टू सबमिट दैट एप्लीकेशन विच इज़ 15 डेज़। और उसके बाद जितने भी आपके पास एविडेंसेस हैं आपको केस को लेके, यू हैव टू सबमिट दोज एविडेंसेस नाउ। IRB में जैसे होता था कि आप अपनी हियरिंग से 10 दिन पहले तक भी एविडेंसेस शेयर कर सकते हैं, बट इन दिस केस आपको एविडेंसेस अपनी PRA एप्लीकेशन के साथ या कुछ एडिशनल डेज़ में आपको ये अपने जो एविडेंसेस हैं वो शेयर करने हैं। नाउ किस तरह से केस अब डिफरेंट होगा, वो ये है कि CBSA में या PRA एप्लीकेशन में हियरिंग नहीं है। यू डोंट हैव अ राइट टू ओरली एक्सप्लेन योरसेल्फ, so everything will be done by the evidences, the written applications and your written submissions. So इस हवाले से if अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि I'm not too sure कि if people have already received the PRA application to submit, but अभी ineligibility letters और उनको days दिए जा रहे हैं। So next step ये होगा कि PRA की application होगी and then CBSA decide करेगा कि अगर आप PRA के लिए eligible हैं या नहीं हैं। और अगर आप PRA के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी एंड देन आपका केस डिसाइड होगा बेस्ड ऑन दी एविडेंसेस यू हैव सबमिटेड। और अगर एलिजिबिलिटी नहीं होती तो आपके रिमूवल ऑर्डर इन्फोर्स हो जाते हैं। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग इस टॉपिक पे, लेकिन इसके आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके इन बिटवीन जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, बट लेट्स जस्ट हैव फॉर नाउ, मैं फ्यूचर में कपल ऑफ डेज़ में इसकी मज़ीद वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा, बट फॉर नाउ ऑन दिस पॉइंट न्यू एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर असाइलम क्लेम्स, हम इस चीज़ को आज हम सेटल इन कर लेते हैं जो प्रोसेस मैंने आपको बताया। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड पॉइंट। सो एज वी आर डिस्कसिंग द बिल C-12 passed March 26, 2026, the second point of this the bill, जो कि 4 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, जो सेकंड पॉइंट्स है इसका विच इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल उन लोगों के लिए जो रेफ्यूजी क्लेमेंट्स हैं, मॉडर्नाइज असाइलम प्रोसेस। अच्छा,
जो मॉडर्नाइज असाइलम प्रोसेस, ये अब उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है जिनके केसेस IRB में इनएलिजिबल नहीं हुए, ठीक है, और या वो लोग जो कि फ्यूचर में इस प्रोसेस में आएंगे, उनके लिए दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोसेसिंग डायनामिक्स आर बेसिकली चेंजिंग। देखें, द होल प्रोसेस ऑफ बिल C12 वो ये है कि किस तरह से IRB के ऊपर से बर्डन को डिक्रीज़ किया जा सकता है और उसकी एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जा सकता है। अब बर्डन डिक्रीज़ करने के लिए फर्स्ट बिल जैसे हमने डिस्कस किया कि उसमें इनएलिजिबिलिटीज़ आ रही हैं अकॉर्डिंग टू द 1 ईयर क्राइटेरिया, और सेकंड पॉइंट के वाले से अब जो लोग रह गए हैं इस प्रोसेस में, जो इनएलिजिबल नहीं हुए, जिनको 1 साल नहीं हुआ था कनाडा में, या फिर जो फ्यूचर में अप्लाई करेंगे, उस हवाले से इस मॉडर्नाइज असाइलम प्रोसेस को किस तरह से देखना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। कुछ पॉइंट्स मैं आपको एग्जैक्टली बिल में से पढ़ के बताऊँगा और फिर उसको हम फर्दर डिस्कस भी कर लेते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ simplify the online application process and the duplicate exactly नहीं बता रहा, it's going to be long, लेकिन the point is कि जो online immigration process है refugee claim apply करने के लिए जो application है उसको simplify किया जाएगा, ठीक है, और वो सिंप्लीफाई इस हवाले से किया जाएगा कि उसमें जो डुप्लिकेशंस हैं अभी के प्रोसेस के मुताबिक, उन डुप्लिकेशंस को हटाया जाएगा ताकि वन गो में एक इन्फॉर्मेशन जो आप एक दफ़ा दे चुके हैं वो आपको बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वाइल फाइलिंग योर एप्लीकेशन। सो बेसिकली इस क्राइटेरिया को सिंप्लीफाई किया जाएगा। ये कब किया जाएगा, इस हवाले से कोई डेट या कोई अभी तक अपग्रेडेशंस मैंने नहीं देखी, लेकिन इन फ्यूचर दिस होल बिल को इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस यही है कि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके वाइल सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, और फॉर्म्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। द सेकंड पॉइंट, refer only complete and schedule ready claims to the IRB to speed up decision. So basically IRB को decision refer उस टाइम पे किया जाएगा जब वो एप्लीकेशन कंप्लीट होगी, ठीक है, और स्केड्यूल रेडी होगी। दैट मीन्स कि जैसे पहले प्रोसेस में हम देखते हैं कि IRCC अपनी तरफ से उस पर प्रोसेसिंग करके एक इंटरव्यू करके और पासपोर्ट सीज करके आपकी एप्लीकेशन को IRB को रेफ़र कर देता था। बट आफ्टर रेफरिंग द केस मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि द इंफॉर्मेशन इज़ मिसिंग, तो IRB जो है वो मल्टीपल लेटर्स शेयर करता था। सम टाइम अगर इंटरप्रिटेशन का इशू है तो IRB आपको लेटर भेज रहा है कि वी नीड टू नो कि आपने इंटरप्रिटेशन कौन सी लैंग्वेज में करनी है, या फिर कोई अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग है, BOC के वाले से कोई क्वेश्चन है, तो IRB की करस्पॉन्डेंस चलती रहती थी। लेकिन इस पॉइंट का मतलब ये है कि IRB को केस, इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड को केस उस टाइम पे रेफ़र किया जाएगा जब वो स्केड्यूल रेडी होगा फॉर दी हेयरिंग, यानी कि IRB के लिए तमाम काम पहले हो चुके होंगे उस केस के वाले से, और IRB के पास जब केस जाएगा तो इट इज़ वेरी मच नियर to schedule your hearing, which is a good point. I feel like this is a great point to take off the burden from the shoulders of IRB. Let's go to the third point. Ensure that IRB decides on claim only when the claimant is physically present in Canada, and if the claimant voluntarily returned to their home country before the IRB made their decision, the claim would be considered abandoned. ये भी ऐसे ही होता है. I don't see a much difference in this situation. So once आपने रेफ्यूजी क्लेम कनाडा में अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद अगर आप अपनी हेयरिंग से पहले या अपने केस के डिसीजन से पहले कनाडा को एग्ज़िट करते हैं तो आपका केस अबैंडन्ड डिक्लेयर हो जाता है। एंड दिस इज़ वेरी मच सिमिलर, लेकिन फ़िज़िकली प्रेजेंट इन कनाडा सिर्फ वही केसेस को केटर किया जाएगा, द पीपल हु आर फिज़िकली प्रेजेंट, और केस अबैंडनमेंट के लिए मज़ीद ऑप्शंस IRB को दी जा सकती हैं कि इन द मैटर ऑफ दिस एंड दिस the case will be abandoned. So this is very important as well. The next point, remove inactive cases from the system. Obviously ये पहले भी होना चाहिए था। डेफिनेटली जितने केसेस आपके सिस्टम में आते रहेंगे और अगर वो कम्प्लीटली अगर वो इनएक्टिव होने के बावजूद या अबेंडेंड होने के बावजूद वो फ्लश नहीं हो रहे हैं सिस्टम से, तो दैट्स बेसिकली पुट अ बर्डन ऑन द सिस्टम इन अ वे कि जब आप नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन IRB में देखेंगे तो लेट्स सपोज देयर इज़ 50,000 एप्लीकेशन, लेकिन उनमें से जो एक्टिवली वर्किंग एप्लीकेशन हैं देयर 30,000, तो जो 20,000 एप्लीकेशन है ये दे आर शोइंग द बर्डन ऑन द सिस्टम। सो दैट शुड हैव डन लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू बी द प्रोसेस इन अपकमिंग डेज। The second last point, speed up voluntarily departures by making removal orders effective on the same day a claim is withdrawn.
रिफ्यूज़ की बात नहीं हो रही। अगेन दिस पॉइंट इज़ ट्रिकी इन अ वे कि जो वॉलंटरी डिपार्चर की बात हो रही है, रिफ्यूज़ल की बात नहीं हो रही, केस विदड्रॉन की बात हो रही है। लेट्स डिस्कस दैट कि इफ़ अ पर्सन हु हैज़ क्लेम्ड रेफ्यूजी इन कैनेडा एंड लेटर ऑन जिस फियर की बेस पे या जिन ग्राउंड्स की बेस पे वो केस को सबमिट किया गया और द पर्सन नाउ नो कि दे दोज ग्राउंड्स आर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, और वो फियर जो था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता एंड दे कैन सेफली गो बैक टू देयर होम कंट्री, तो वो अपने केसेस को विदड्रॉ कर सकते हैं। और इस पॉइंट में बात की जा रही है कि अगर कोई वॉलंटरीली डिपार्चर करने की कोशिश करता है या अपने केस को विदड्रॉ करने की कोशिश करता है, तो कोशिश ये होगी इन मॉडर्नाइज्ड असाइलम प्रोसेस कि उनको सेम डे रिमूवल ऑर्डर इफ़ेक्टिव हों और उनका जो विदड्रॉ का प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और वो इन अ स्पीडी वे दे कैन डिपार्ट कैनेडा। आई मीन वेरी गुड पॉइंट। द लास्ट वन, help vulnerable people like minors and those who do not understand the process by appointing a representative to support them during certain immigration, IRCC and CBSA agency proceedings. So again, this is a good initiative कि the people who are in a vulnerable situation, you know, definitely देखें IRB को जो भी application जा रही है, these people are in a critical situation. They left their home country, they have fear of prosecution, they have fear from many different departments or agencies or whatsoever the grounds are. लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग और वो लोग जो minor हैं, you know, and they're in the system, और अगर वो they do not know the processing, most of the time ऐसा होता है कि लोगों को processing का idea नहीं होता, especially IRCC की और CBSA की, तो you know the modernized system will help them to understand कि उनको representative वो appoint कर सकेंगे और इसमें help की जाएगी from the government of Canada. So this summarizes the whole modernized asylum's purpose, the process, and I think the 6th point mentioned in this modernized way is really going to help out Immigration Refugee Board कि किस तरह से they can take the burden off from IRB and they can clean up the system a little bit as well, and I think this is a very good initiative. So as we are discussing the bill C-12 और दो points जो important थे, एक तो refugee जो mainly refugees के साथ align करते हैं, the eligibility criteria, and the second point is the modernized processing system. But the third point in Bill C-12 is equally important and not necessarily ये refugee claimants को या just IRB को help out करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इस point में जो information mention है that is going to be used by IRCC to simplify their processes. So the point is domestic information sharing. कुछ पॉइंट्स मैं आपको इसमें से एग्जैक्टली रीड करके बताऊंगा और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं. सो लेट्स रीड द पॉइंट नंबर 1. द डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग allow IRCC to share identity status and IRCC issued documents with federal, provincial and territorial governments partners through written information sharing agreement. I feel like this is very important. Nobody is really talking about this because मुझे ऐसा लगता है कि बिल C-12 का जो more focus है, जो complete focus है, you know, is towards the refugee system, towards the IRB, because उस पर बहुत rapid action लिया गया और बहुत सारे लोगों को ineligible, thousands of people got the ineligibility letters, और एक chaotic सी situation है जिसमें people don't even know कि उनको किस तरह से proceed करना है, क्या further processing होगी. काफ़ी dramatic videos भी मैंने देखी हैं जिसमें people are like, you know, saying things about like you have to go back, you know, you have to pack up your bags and बहुत जल्दी processing होगी और deportations होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है. You know, मैंने अपनी previous video में जो refugee claimants के वाले से इसको हमने discuss किया, लेकिन let's talk about this one part. Allow IRCC to share identity status and IRCC issued documents with federal, provincial and territorial government partners. So information sharing का right IRCC के पास आ गया है according to Bill C-12 कि अगर IRCC अब चाहेगा तो आपकी जो identity documents हैं या वो documents जो IRCC को आपने already submit किए हुए हैं उनको share किया जा सकता है within the departments, within the federal department, provincial department and territorial government partners.
पार्टनर्स में आई हैव नॉट सीन इन द बिल कि उन पार्टनर्स की डिटेल मौजूद हो, लेकिन इन पार्टनर्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जिसको IRCC आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। अब इंफॉर्मेशन शेयर करने से IRCC को क्या फ़ायदा होगा या ओवरऑल सिस्टम को क्या फ़ायदा होगा, वो ये है कि इट मेक इट ईजियर फॉर IRCC टू शेयर क्लाइंट इंफॉर्मेशन बिटवीन इट ओन्स प्रोग्राम जो ऑलरेडी IRCC में चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल परमानेंट रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप एप्लीकेशन। सो बेसिकली it will make their life easy. Now they have authority to do that. Now they are allowed to do that कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी क्लाइंट की IRCC के पास है जो कि उनकी PR एप्लीकेशन में यूज़ हुई, वो चाहे आपकी जॉब लेटर्स हो सकते हैं, वो आपकी जॉब एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, वो आपकी एज हो सकती है, वो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को IRCC नाउ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर कर सकता है, जिसमें से सिटीजनशिप एप्लीकेशंस हैं जिनको ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। सो बेसिकली it is now going to be the one single platform कि you submitted your information and now वो information different departments को आप ही ने शेयर नहीं करनी, और बल्कि IRCC के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल एंड जो टेरिटोरियल गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा। सो बेसिकली सम हाउ इट्स गोइंग टू स्पीड अप द प्रोसेसेस एज वेल, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग अलाउड है, वो शेयर करके आपके प्रोसेसेस को स्पीड अप भी किया जा सकता है। और सेकंड मेरे ख्याल से इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो IRCC को इसमें मिलेगा कि नाउ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी टू डिटेक्ट द फ्रॉड कि आपने एक एप्लीकेशन में अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है एंड द सेकंड एप्लीकेशन इज़ डिफरिंग योर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन टू, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इजी टू डिटेक्ट कि इंफॉर्मेशन जो आपके थ्रू जो क्लाइंट के थ्रू इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जा रही है, क्या वो सेम है या वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। सो इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल फॉर द डिपार्टमेंट टू यूज़ दिस, बट ऑन द सेम टाइम I feel like people are very much concerned about their privacies now, and I hope कि इसमें any glitch can cause a very huge problem, but like Bill C-12 has already decided और इस हवाले से इसको रिविज़िट करने की बात भी की गई है, बट ये तो अब when the process starts और ये चीज़ें स्टार्ट होंगी तो उसके बाद ही आइडिया होगा कि how useful is this and if it is going to be any hurtful or harmful for the clients. Third point इसमें allow the regulations to be developed on shared client information across federal department and agencies for the purpose of cooperation. So definitely जो information sharing agreement है privacy impact assessment के हवाले से और client information के हवाले से उनको different departments और agencies के साथ cooperation के लिए help मिलेगी। और definitely I agree with that point कि जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने सेम इंफॉर्मेशन लेने के लिए मल्टीपल टाइम अप्रोच करना पड़ता है, वो अब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट शेयर करने की इजाज़त अकॉर्डिंग टू बिल C-12 इट्स गोइंग टू बी देयर, बट डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बी मैनी प्रोटोकॉल्स जिनको फॉलो किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड to speed up the processes to make it easier for the client. Definitely इसमें आप clients का फ़ायदा भी होगा जिस हवाले से प्रोसेसिंग में डिलेज आते थे और डिफरेंट अथॉरिटीज़ को परमिशन लेनी पड़ती थी ओवर एंड ओवर अगेन टू सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट। सो द फोर्थ पॉइंट बिल C-12 की जैसे हम बात कर रहे हैं और फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पहली 2 पे बहुत ज़्यादा फोकस है बिकॉज डायरेक्टली लिंक विद रेफ्यूजी, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर रेफ्यूजी। द सेकंड पॉइंट इज़ अबाउट द मॉडर्नाइज्ड प्रोसेस फॉर द इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड ऑफ कैनेडा। The third was information sharing, and the fourth one, equally important मेरे ख्याल से, immigration documents and application authorities. Now this is not exactly linked with any one department. ये कोई सिर्फ IRB के साथ या IRCC के साथ या citizen processes के लिए separate नहीं align कर रहा, but I feel like at this point is basically impacting the people as a whole.
चाहे वो विजिट वीज़ा एप्लीकेशंस हैं, स्टडी परमिट एप्लीकेशंस हैं, किसी भी किस्म की इमिग्रेशन प्रोसेसेस हैं, और रेफ्यूजी बोर्ड के लिए भी IRB के हिसाब से भी इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। कुछ चीज़ें मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के सुना देता हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा नाउ हैज़ न्यू टूल्स to better management immigration documents such as visas, electronic travel authorities and work and study permits. Like I said, सबको affect करेगा. And related applications, so basically as a whole, like I said before, these measures will help the government respond quickly to emergencies and unexpected situation while supporting fairness, transparency and accountability. बिल्कुल ठीक है, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट। देयर आर मैनी एप्लीकेशन सेंड टू IRCC जो कि एक इंतहाई क्रूशल मोमेंट पे सेंड की जा सकती हैं। फॉर एन एग्जांपल, देयर इज़ अ डेथ इन द फैमिली लिविंग इन कनाडा, द एप्लीकेशन सेंड, द विजिट वीज़ा एप्लीकेशन सेंड, तो IRCC उसको उस प्रायोरिटी से, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन द सिस्टम, उसको मैनेज नहीं कर पाता। But according to this immigration document and application authorities, they will get a chance to prioritize few streams, which is very much good. Now, the second point is going to be a little harsh for the clients, but I think when it comes to the public interest, IRCC will always have the right to do that. So when it comes to the public interest, IRCC may cancel, suspend, or change a large group of immigration documents, pause application intake, or cancel or suspend application processing. Public interest, again, it's quoted. Grounds include fraud, administrative errors, or concerns for public health and safety or national security. I mean, definitely, IRPA में, all of these things are mentioned. So, जिन basis पे immigration अपने decisions लेती है, IRCC अपने decision लेती है. But what we're talking about in this particular paragraph is little different than before. और different क्या है इसमें? Which is one word, large group of immigration documents. Which means now IRCC has the authority कि वो किसी भी application को कैंसिल कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, पॉज कर सकती है। किसी भी एप्लीकेशन इनटेक, जैसे फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम है, आपका एक्सप्रेस एंट्री है, किसी भी प्रोग्राम की इनटेक कभी भी बंद कर सकती है, और कैंसिल एंड सस्पेंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, और किसी उन सारी एप्लीकेशंस को राइट अवे कैंसिल या पॉज कर दिया जाएगा। नाउ IRCC हैज़ द अथॉरिटी टू डू दैट। व्हाट इज़ द ग्राउंड्स टू डू दैट? Of course is the public interest, in largely public interest. एक और चीज़ जो importantly इसमें mention है कि the authorities are allowed the government of Canada to make regulations that prescribe scenarios where officers can similar actions में again cancel, withdraw or related applications को pause करना, ये similar actions case by case, for example by reviewing the documents holder outside Canada to confirm that they remain admissible or eligible. So ना कि सिर्फ वो लोग जो कि ऑलरेडी विद इन कैनेडा मौजूद हैं, लेट्स सपोज PR एप्लीकेशन, स्टडी परमिट एप्लीकेशन, विजिट पे अगर कोई ऑलरेडी इन कैनेडा है, या कोई सिटीजनशिप एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, तो नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट, but this allows IRCC to work on the applications जो कि already approved हैं, and people are not even in the Canada, they're outside Canada, they can actually perform the similar actions. For example, cancel, suspend, change a large amount of immigration document, pause the intakes, ये सारे actions उन लोगों के साथ भी किए जा सकते हैं। तो in short अगर मैं आपको बताऊँ, let's suppose if somebody has a visit visa approved for 10 years, it is very common practice in IRCC, 10 साल का वीज़ा आपको मिल जाता है। अगर किसी का visit visa approved है वो 10 years, and they have multiple entries to Canada, वो आ भी सकते हैं, आए भी हैं, या अगर कभी भी नहीं आए, but today IRCC feels like in the public interest, or IRCC feel like if there is a misrepresentation in the application or the administrative issue in the application, IRCC has now the authority to cancel that visas, work permit, study permit and any travel, electronic travel authorizations. तो इन सारी चीज़ों को कैंसिल करने की अथॉरिटी IRCC रखती है। और अगेन जो वर्ड मैंने पहले हाईलाइट किया, द लार्ज ग्रुप, let me put this
word in an example. So large group किस तरह से होगा? Say for an example COVID. So COVID में processing हो रही थी, people are allowed to apply for the applications, but the processing times exceeded normal working days और applications के results नहीं आ रहे थे and all that. But IRCC को ये allowed नहीं था उस time पे कि वो एक लार्ज ग्रुप, एक मैसिव IRCC से देखें, कनाडा ने उस टाइम पे ये डिक्लेयर किया कि नोबडी इज एंटरिंग कनाडा, पीपल आर अप्लाइंग टू एंटर कनाडा, बट कनाडा नहीं चाहता कोविड सिचुएशन में जो हुई कि कनाडा लोग एंटर हों, ठीक है. सो IRCC डज नॉट हैव द अथॉरिटी एट दैट पॉइंट कि वो लेट फोर्स से 50,000 एप्लीकेशंस को कैंसिल करता है, ठीक है. बट नाउ in case of any situation, now they have the authority to cancel, pause, suspend and revoke all of these application in a large number. IRCC चाहे तो एक large number of application को cancel भी कर सकता है, suspend भी कर सकता है और किसी भी program intake को close भी कर सकता है. They have now the right to do so. So this is very important, not just the first 2 points of the bill C12, but last 2 points I feel like they're equally important, and I think the people are going to get impact, but I think this application, this whole package is going to be for the public safety, for the administrative process of federal government, the IRB and the IRCC. Definitely, like I mentioned in this video, there are going to be many benefits to the department, many benefits to the people and the public interest. I will make more videos about this. I feel like काफ़ी information इसमें मज़ीद ऐड की जा सकती थी, but stay tuned to get more information and the deeper information about these cases. Thank you.